दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। हैप्पी मकर संक्रांति। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की परंपरा की सुनिश्चित पृष्ठभूमि नहीं है। इसका अधिकांश भाग अब तक भी अप्राप्य ही है। अन्य तथ्य खोज के अभाव में अज्ञात ही रह गए हैं। भारतवर्ष पर अनेक आक्रमणों और देवी प्रकोपों से हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा अंश काल कवलित होकर रह गया है। जो तथ्य हमारे सामने हैं उन्हीं के आधार पर हम काल विभाजन की कोशिश करते हैं। प्रारंभ की पुस्तकों में काल विभाजन संबंधित तथ्यों का अभाव रहा। इनमें उपलब्ध कवियों और उनकी रचनाओं का विवरण ही मिलता है। ऐसे ग्रंथों में नाभादास के भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित्रांकन किया गया है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्रों का वर्णन किया गया है। तो भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित्रांकन किया गया है। ब्रज के वार्ता साहित्य में 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता प्रमुख है। यह क्रम काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में 829 कवियों की कविताओं का संकलन किया है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का संकलन किया है, तो 829 कवियों का संकलन किया है। अंत में 1003 कवियों के विवरण भी प्रस्तुत किए हैं। सेंगर ने हिंदी साहित्य के इतिहास को शताब्दियों के आधार पर विभाजित करने का प्रारंभिक प्रयास किया है। इस विभाजन का कोई विशेष महत्व नहीं रहा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन करते हुए विभिन्न साहित्यकारों पर विशद चर्चा भी की है। आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है कि ग्रियर्सन द्वारा रचित रचना कौन सा है, तो इनके द्वारा रचित रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में विभक्त किया है। यह विभाजन किसी एक आधार से न जुड़कर साहित्यिकता, राजनीतिक, रचना प्रकृति आदि की विविधता से जुड़ा है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कितनों भागों में विभक्त किया, तो 12 भागों में विभक्त किया। इसमें साहित्य इतिहास के विभाजन का प्रयास अवश्य दिखाई देता है, किंतु विभाजन तर्कसंगत नहीं है। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन में नई दृष्टि और नए विवेक का परिचय दिया है। मिश्र बंधुओं का प्रयास निश्चित ही सभी दृष्टियों से ग्रियर्सन के काल विभाजन से बहुत विकसित और वैज्ञानिक है। काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। सबसे पहले देखते हैं आरंभिक काल में। आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व प्रारंभिक काल संवत 700 से लेकर 1343 तक। दूसरा उत्तरा आरंभिक काल संवत 1343 से 1444 तक। दूसरा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1580 तक।
तीसरा है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी दो भागों में बांटा गया। पूर्वालंकृत काल संवत 1681 से 1790 तक। दूसरा उत्तरा अलंकृत काल संवत 1791 से 1889 तक। उसके बाद परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 तक और वर्तमान काल संवत 1926 से आगे। ये जो काल है इनको मिस्र बंधुओं ने इतने कालों में साहित्य काल को बांटा था। कौन कौन सा है देख लेते हैं एक बार फिर। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक है, परंतु इस वर्गीकरण में अनेक विसंगतियां देखी गई है। पूरे वर्गीकरण में कोई निश्चित आधार नहीं अपनाया गया है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, वर्तमान काल आदि विभाजन के साथ अलंकृत काल नाम युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह कालक्रम के आधार से अलग प्रकृतिगत आधार को प्रकट करता है। इसमें पद्धति की दृष्टि से भी एक रूपता का निर्वाह नहीं किया गया है। प्रथम तीन कालों को दो दो खंडों में वर्गीकृत किया गया है, किंतु बाद के दो कालों में यह पद्धति नहीं अपनाई गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 4 भागों में किया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा, तो उन्होंने 5 भागों में बांटा। चलिए देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का कि उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार किया। पहला है उनके द्वारा विभाजित काल आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका काल समय है 1050 से 1375 ईस्वी। दूसरा है पूर्व मध्य काल, जिसको कि हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। इसका है समय का काल समय है 1375 से 1700 ईस्वी। तीसरा है आपका उत्तर मध्य काल, जिसको कि हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। उसका समय है 1700 से 1900 ईस्वी। और आधुनिक काल, जिसको कि गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, वह उसकी अवधि है 1900 से आज तक। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में वीर गाथाओं की प्रमुखता को ध्यान में रखकर इसे वीर गाथा काल के नाम से अवहित किया है। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल इसलिए कहा क्योंकि उस समय उन्हें लगा कि वीरों की गाथाओं को ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, और उन्होंने उस काल को वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया। शुक्ल ने इसमें 3 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया है। पहला, वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता। दूसरा, जैनों द्वारा प्राचीन ग्रंथों का धार्मिक साहित्य घोषित करके उसे रचनात्मक साहित्य की परिधि से निकाल देना, और इसी प्रकार नाथों और सिद्धों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य में स्थान न देना। तीसरा, मुख्य बात उन रचनाओं की है जिनमें भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल का नामकरण करते समय निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख किया है। पहला है आपका विजयपाल रासो, जिसके नल्ल सिंह है, संवत है 1355 ईस्वी। हमीर रासो सारंगधर जी का है, संवत 1357 ईस्वी। कीर्तिलता विद्यापति जी का है, संवत 1460 ईस्वी। कीर्ति पताका विद्यापति जी का है, संवत 1460 ईस्वी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वीर गाथा काल का नाम करते समय उन्होंने किन किन रचनाओं का उल्लेख किया है। तो पहला है विजयपाल, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। विजयपाल नल सिंह का है, हमीर रासो सारंगधर जी का है,
कीर्तिलता विद्यापति जी का, कीर्ति पताका विद्यापति जी का। समय है विजयपाल रासो का 1355, हमीर रासो का 1357, कीर्तिलता 1460, कीर्ति पताका 1460। उपर्युक्त रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। ये जितनी भी रचनाएं ऊपर आपने देखी है, यह सब किस भाषा में लिखी गई है? अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। उसके बाद है देसी भाषा में रचित पुस्तकों का ब्यौरा इस प्रकार है। पहला है आपका खुमान रासो दलपति विजय संवत 1180 से 1205 ईस्वी, बीसल देव रासो नरपति नाल संवत 1292 ईस्वी, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई संवत 1225 से 1249 ईस्वी, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार संवत 1225 ईस्वी, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि संवत 1240 ईस्वी, परमाल रासो आला का मूल जगनिक संवत 1230 ईस्वी, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो, विद्यापति पदावली विद्यापति जी। फिर से एक बार देख लेते हैं। खुमान रासो के जो लेखक हैं वो हैं दलपति विजय जी, और इसका समय है 1180 से 1205 ईस्वी। बिसल देव रासो इसको नरपति नाल जी ने लिखा है और संवत है 1292 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी के द्वारा रचित है और समय है इसका 1225 से 1249। जय मयंक जो है जयचंद प्रकाश जी का, वो है भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश जो है वो है भट्ट केदार जी का और संवत है 1225 ईस्वी। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि जी का है, जो कि समय काल इसका है 1240 ईस्वी। परमाल रासो आला का मूल है ये, जो जगनिक के द्वारा लिखा गया है और इसका समय है 1230 ईस्वी। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है और इसका समय काल है 1230 ईस्वी। विद्यापति जी की है पदावली विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है और इसका समय काल है 1460 ईस्वी। थोड़ी बात जान लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। एक बात यह है कि शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों को धार्मिक कहकर छोड़ दिया था, उन्हें तथा कुछ नए प्राप्त ग्रंथों को भी अब साहित्य परिधि में समाविष्ट कर लिया गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य के साहित्य भाग में काल विभाजन का अद्भुत मार्ग अपनाया है। कह रहे हैं इन्होंने काल विभाजन तो शुक्ल के अनुसार ही किया, परंतु विवेचन करते समय यह मौलिकता दिखाई गई है कि हिंदी साहित्य की प्रत्येक प्रधान प्रवृत्ति का विकास एवं इतिहास आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक था एक साथ प्रस्तुत कर दिया है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को बीजवपन, अंकुरोद्भव तथा पत्रोद्गम काल के नाम से 3 भागों में विभक्त किया है। महावीर प्रसाद जी ने कितने भागों में बांटा है संपूर्ण हिंदी को? 3 भागों में। पहला उन्होंने नाम रखा बीजवपन, दूसरा रखा अंकुरोद्भव, तीसरा लिखा पत्रोद्गम। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद जी ने संपूर्ण हिंदी को कितनों भागों में बांटा, तो 3 भागों में बीजवपन, अंकुरोद्भव तथा पत्रोद्गम काल के नाम से 3 भागों में विभक्त किया है। परंतु यह नाम समीचीन मालूम नहीं पड़ता। साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से इसे उक्त नाम से पुकारना असंगत है,
क्योंकि इस काल में अपने पूर्ववर्ती साहित्य का सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का भी उद्भव हुआ, जो अपने समुचित विकास रूप में है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत काल के साहित्य को अंतर्विरोधी का साहित्य कहा, किंतु घूम फिर कर उन्होंने इस काल को आदिकाल के नाम से पुकारा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के नाम से पुकारा है। परंतु आचार्य द्विवेदी ने यह भी स्वीकार किया है कि आदिकाल से आने वाला आदि शब्द सबसे अधिक खतरनाक है। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार का भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभापन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। ठीक बात नहीं है, क्योंकि यह काल बहुत जैविक परंपरा प्रेमी रूढ़ित्रस्त सजग और सचेत कवियों का काल है। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। कल आगे पढ़ेंगे आदिकाल अथवा वीरगाथा काल के नामकरण के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।